जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, कल भारत ने अग्नि-1 मिसाइल का सफल टेस्ट किया और ये परीक्षण किया गया ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। और टेस्ट के दौरान दोस्तों इस मिसाइल ने अपने सभी ऑपरेशनल और जो तकनीकी पैरामीटर्स हैं उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया और इस पूरे परीक्षण की निगरानी हो रही थी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा। अग्नि-1 दोस्तों भारत की स्ट्रेटेजिक मिसाइल सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि कम दूरी में बिल्कुल सटीक स्ट्राइक क्षमता हमें देता है। इवन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत भविष्य में अग्नि-1 को नेक्स्ट जनरेशन की और अधिक एडवांस मिसाइलों से रिप्लेस कर सकता है, लेकिन फिलहाल ये भारत के लिए एक विश्वसनीय डिफेंस कैपेबिलिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आप देख ही रहे हैं कि भारत लगातार अपनी मिसाइल तकनीक को मॉडर्न बना रहा है। दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि निब्बे लिमिटेड को भारतीय सेना से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत एक नया ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में शामिल है 2 लॉन्चर व्हीकल्स, एक बैटरी कमांड पोस्ट और एक लोडर व्हीकल। और इवन कहा तो ये भी जा रहा है कि भविष्य में इस पूरे सिस्टम के लिए करीबन 5,000 करोड़ रुपए का भी बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन अभी तक भारतीय सेना या फिर कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सार्वजनिक नहीं की गई है, क्योंकि डिफेंस के मामलों में अक्सर ऐसा ही किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये डील अगर आगे बढ़ती है तो ये भारत के स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को दोस्तों आमतौर पर तब किया जाता है जब सेना को तेजी से अपनी ऑपरेशनल क्षमता बढ़ानी है। यही वजह है कि अब भारतीय सेना लगातार स्वदेशी हथियारों पर ज्यादा भरोसा दिखा रही है। एक बड़ी अपडेट दोस्तों डीआरडीओ को लेकर आ रही है और डीआरडीओ अब एक नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है और ये मिसाइल केवल हमारे एएमसीए फाइटर जेट के लिए होगी, यानी कि ये मिसाइल हमारे इस एमका फाइटर जेट के इंटरनल वेपन बे के लिए डिजाइन की जा रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि मिसाइल की रेंज 400 से 600 किलोमीटर तक हो सकती है और पूरी उड़ान के दौरान ये सुपरसोनिक स्पीड बनाए रख सकती है। बताया जा रहा है कि इसमें अस्त्र मार्क 3 प्रोग्राम से जुड़ी रामजेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज भी सामने आया है जो ये है कि इस मिसाइल को एएमसीए के इंटरनल बे के अंदर फिट करने वाला, क्योंकि इस तरीके के मिसाइल को हम एएमसीए के एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पे तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके जरिए हमारे फाइटर जेट की स्टेल्थ क्षमता कमजोर पड़ जाएगी और रडार में भी ये दिखाई देगा। यही वजह है कि इस मिसाइल का डिज़ाइन, इसका एयर इनटेक, हीट मैनेजमेंट और इसका साइज बहुत ही एडवांस तरीके से तैयार किया जाएगा। यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की भी राय सामने आई है जो बताते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट भारत बना लेता है तो भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होगा जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए इंटरनली कैरिड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं। हालांकि अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअल फेज में है और ऑपरेशनल बनने में लगभग 1 दशक का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर ये मिसाइल तैयार हो जाती है तो भारत की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि 400 से 600 किलोमीटर की रेंज कम नहीं होती है। वहीं जोरावर लाइट टैंक को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कहा जा रहा है कि अब इस लाइट टैंक में स्वदेशी 105 mm की गन को डेवलप करने पर काम शुरू हो गया है और नई गन अगले 5 साल में ऑपरेशनल भी हो जाएगी। अभी जो हमारे पास जोरावर प्रोटोटाइप है उसमें बेल्जियम की कंपनी जॉन कॉकरेल डिफेंस की कॉकरेल 3105 टरेट और उसी की 105 mm राइफल गन लगी है, लेकिन यहाँ पर भारत चाहता है कि आने वाले वेरिएंट में विदेशी सिस्टम की जगह भारत की स्वदेशी 105 mm की गन का इस्तेमाल किया जाए। जोरावर लाइट टैंक को डीआरडीओ और एलएनटी ने खास तौर पर ईस्टर्न लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के लिए डेवलप किया है। इवन यहाँ पर बताया तो ये जा रहा है कि शुरुआत के जो 59 टैंक होंगे उनमें विदेशी टर्रेट लगी रह सकती है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि भाई तत्काल हमारी जरूरतें जो है सेना की वो पूरी हो सके। लेकिन दूसरे फेज में लगभग 300 अतिरिक्त टैंकों का बड़ा ऑर्डर दिया जा सकता है। यही वजह है कि भारत अब हर चीज को लोकल करने पर काम कर रहा है। और एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, वो ये है कि लाइट वेट टैंक गन बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि एक तो कम वजन, रिकॉइल कंट्रोल, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में एक्यूरेसी और मॉडर्न एमुनेशन कंपैटिबिलिटी जैसी जो चुनौतियां हैं वो सामने आएंगी ही आएंगी। लेकिन अगर भारत की स्वदेशी 105 mm की गन यहां पर तैयार हो जाती है तो जोरावर लाइट टैंक भारत के सबसे ज्यादा स्वदेशी आर्मर्ड प्लेटफॉर्म में से एक बन सकता है। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी कि एवीएनएल ने भारतीय सेना को 1000वां T90 इंडियन मेड टैंक सौंपा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि अब T90 प्लेटफॉर्म का लगभग 80% हिस्सा स्वदेशी हो चुका है। इसके क्रिटिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और कूलिंग आर्किटेक्ट जैसे कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स स्वदेशी हो चुके हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत अब T90 फ्लीट के लिए 1350 हॉर्स पावर वाले स्वदेशी इंजन अपग्रेड पर भी काम कर रहा है और T90 टैंक आज भी भारतीय सेना की आर्मर्ड कोर की सबसे बड़ी ताकत है। सेना के पास फिलहाल 1300 से ज्यादा T90 वेरिएंट्स मौजूद हैं और जिस तरीके से हम इस टैंक का स्वदेशीकरण कर रहे हैं ये हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन भी है। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए भारत विदेशियों पर निर्भर है, लेकिन फिर भी भारत लोकलाइजेशन को तेजी से बढ़ा रहा है
और ये कदम दोस्तों भारत की लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी और विदेशी सप्लाई चेन की जो डिपेंडेंसी है उसे कम करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वहीं दोस्तों पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में एक मेजर जनरल और 2 पायलट सवार थे। तीनों को मामूली चोट आई है और तीनों ही सुरक्षित हैं। यह हादसा शोक रिवर के पास LAC के क्षेत्र में हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि भाई उस समय मौसम पूरी तरह साफ और विजिबिलिटी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यही वजह है कि यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। फिलहाल भारतीय सेना ने मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। लेकिन दोस्तों इस हादसे ने एक बार फिर आर्मी एविएशन की जो बूढ़ी यानी कि ओल्ड हेलीकॉप्टर की जो फ्लीट है उसे लेकर हमारी टेंशन बढ़ाती है। चीता हेलीकॉप्टर 1970 से सेवा में है और इनमें से कई हेलीकॉप्टर 40 से 50 साल पुराने हो चुके हैं। इसी वजह से भारतीय सेना लंबे टाइम से इन्हें रिप्लेस करने की मांग कर रही है। हालांकि भारत ने अपना नया LUH हेलीकॉप्टर तैयार तो कर रखा है, लेकिन अभी उसमें देरी हो रही है। लेकिन अब तो टेंशन और बढ़ती जा रही है इस तरीके के हादसों को देखते हुए। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके का जो हादसा हुआ है जिसमें कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हो सकता है ये कहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा हो चाइना बॉर्डर के उस पार बैठकर। लेट्स सी, ये तो एक मेरा अंदाज़ा है। फिर भी आप ये लगाओ कि Su-30M का ही फाइटर जेट जब हमारा क्रैश हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, उसकी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई। पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो तय समय बताएगा। और उस हादसे में भी हमारे 2 पायलट्स वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी में एक एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये फैक्ट्री करीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और इसे भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर आर्टिलरी शेल प्लांट्स में से एक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ से हर साल लगभग 5,155 mm आर्टिलरी शेल्स बनाए जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि इनका निर्माण पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल से किया जाएगा। और ये फैसिलिटी दोस्तों सिर्फ आर्टिलरी शेल ही नहीं बनाएगी, बल्कि रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन और लॉन्ग रेंज रॉकेट कंपोनेंट्स भी तैयार करेगी। इसके अलावा अहिल्यानगर जिले में एक और बड़ा एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट भी विकसित किया जा रहा है, जहां TNT, RDX और HMX जैसे एक्सप्लोजिव्स भी बनाए जा सकते हैं। और इस तरीके के प्रोजेक्ट दोस्तों भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी मजबूत करेंगे। वहीं दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल अब लॉयटरिंग म्यूनिशन सेगमेंट में भी एंट्री करने जा रहा है। और अभी तक आप सबको मालूम होगा कि भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियां लॉयटरिंग म्यूनिशंस को तैयार कर रही थी, लेकिन अब बेल यहां पर कंपटीशन बढ़ा सकता है। बेल एक ऐसा स्ट्राइक UAV डेवलप कर रही है जो क्रूज मिसाइल और कॉम्बैट ड्रोन का हाइब्रिड माना जा रहा है। ये सिस्टम ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस दोनों तरीके के मिशंस कर सकता है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन खुद टारगेट को खोजेगा, पहचानेगा और जरूरत पड़ने पर उसे खत्म भी कर देगा। इसमें मिशन अबॉर्ट कैपेबिलिटी भी होगी, जिससे कि लास्ट वक्त में भी स्ट्राइक को रोका जा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसे कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम से डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे कि फॉरवर्ड एरियाज में इसे तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। अभी तक दोस्तों बेल की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें कि बेल एक्सपर्ट मानी जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अभी भी इनोवेशन में काफी आगे है। फिर भी हम ये कहेंगे कि बेल की एंट्री अब इस पूरे सेगमेंट को नई दिशा दे सकती है, क्योंकि लॉयटरिंग म्यूनिशन आज मॉडर्न बैटलफील्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं और भारत अब इस क्षेत्र में तेजी से अपनी स्वदेशी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, हालांकि हम कंफर्म तो नहीं करते, सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि सूडान की सेना ने टर्की के बायराकटर एकेंसी UAV को एक मिसाइल की मदद से मार गिराया। हालांकि जैसे मैंने कहा कि इन दावों की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि युद्ध के दौरान वायरल तस्वीरें और वीडियो के आधार पर किसी प्लेटफॉर्म की सटीक पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल इस घटना को लेकर कई तरीके के दावे और काउंटर क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जिस UAV को गिराया गया है वो एक एडवांस एयरक्राफ्ट जैसा दिखाई दे रहा है। तस्वीर में ट्विन इंजन जैसे ही स्ट्रक्चर, छोटे विंग्स, कॉकपिट जैसा हिस्सा भी दिखाई दे रहा है। इवन एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें पैरेट एंड विटनी का लोगो दिखाई दे रहा है। लेट्स सी दोस्तों फाइनल क्या खबर सामने आती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आज कोचबिहार जिले के पटग्राम लाल मुनीर हाट इंटरनेशनल सीमा क्षेत्र में जब BSF और भूमि विभाग के अधिकारी सीमा पर पिलर लगाने पहुंचे थे, ऐसे में दोस्तों बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी कि BGB के जवानों ने इस काम को रोक दिया, जिसके बाद बॉर्डर के क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव बढ़ गया और इवन यहां पर BSF ने तो अपने कुछ जवान हथियारों के साथ डिप्लॉय भी कर दिए थे। लेकिन अभी तक दोनों देशों की तरफ से किसी बड़े टकराव या हिंसा की खबर तो सामने नहीं आई है। लेकिन बॉर्डर पर पिलर लगाना आमतौर पर बॉर्डर की निगरानी को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ऐसे मामले में दोस्तों अक्सर फ्लैग मीटिंग और बातचीत के जरिए जो मुद्दे होते हैं उन्हें सुलझाया जाता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की कई घटनाएं इस तरीके के सामने आ चुकी है जो बताती हैं कि यहां पर भारत को अब सख्ती से इन लोगों से निपटना पड़ेगा। तो ये थे फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।